थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 2014 में रिलीज हुई रॉब द मॉब। ये एक ट्रू स्टोरी है एक रॉबर कपल की जिन्होंने एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स इटालियन माफिया के कई क्लब्स को लूटा था और सिर्फ रिच गैंगस्टर्स को लूटने के लिए इन दोनों को न्यूज़पेपर्स में मॉडर्न टाइम के बॉनी और क्लाइड का नाम भी मिला था। ओरिजिनल बॉनी और क्लाइड पे मैंने एक वीडियो पहले ही इस चैनल पे एक्सप्लेन करी हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1990 में न्यूयॉर्क शहर से। टॉमी और उसकी गर्लफ्रेंड रोजी जो ड्रग्स के नशे में है, वैलेंटाइंस डे के दिन एक फ्लावर शॉप के बाहर अपनी कार रोकते हैं। टॉमी उस फ्लावर शॉप को लूटने के लिए एक गन के साथ अंदर जाता है और रोजी बाहर कार में रुकती है। और रॉबरी के बाद जब टॉमी बाहर आ रहा होता है तब हम देखते हैं कि उस फ्लावर शॉप की ओनर उसके ऊपर अपनी शॉटगन से फायर करती है और वो दोनों अपनी कार स्टार्ट करके वहां से भाग निकलते हैं। उस शॉप के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसमें उनकी कार का नंबर प्लेट कैप्चर हो गया होता है और एक आर्म रॉबरी के लिए उन दोनों को एक जज 18 महीने के लिए जेल की सजा सुनाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। 18 महीनों के बाद रोजी टॉमी से पहले जेल से रिहा हो जाती है और वो ड्रग्स और क्राइम का रास्ता छोड़ के एक कॉल सेंटर में कलेक्शन एजेंट का काम करने लगती है। टॉमी भी अपनी सजा कंप्लीट करके जेल से बाहर आता है, जहां रोजी उसे लेने आती है और वो दोनों उसके अपार्टमेंट में जाते हैं और रोजी उसे भी अपनी तरह कॉल सेंटर में जॉब करने को कहती है। टॉमी रोजी के बॉस से मिलता है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी लोगों को जॉब दे देता है और टॉमी भी रोजी की तरह उस कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है। अब वो दोनों साथ में न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में एक अपार्टमेंट रेंट करके रहने लगते हैं और अपने पास में करे हुए क्राइम्स और जेल की सजा को भूलने लगते हैं। एक दिन अपने घर वापस आते हुए उन दोनों को इटालियन माफिया के कुछ लोग दिखाई देते हैं और रोजी टॉमी से रास्ता बदलने को कहती है, पर टॉमी कहता है कि वो इटालियन से नहीं डरता। इनफैक्ट वो इन सबसे नफरत करता है क्योंकि टॉमी के फादर ने अपनी फ्लावर शॉप खोलने के लिए इनसे कभी पैसे उधार लिए थे और उसने बचपन में इन लोगों को उन पैसों के लिए अपने फादर को पीटते हुए देखा था। वो और रोजी टीवी पे गैम्बिनो क्राइम फैमिली के नए बॉस जॉन गॉटी को देखते हैं, जिसे अभी रिसेंटली एफबीआई ने ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बने एक नए लॉ रिको के अंडर अरेस्ट किया होता है और उसे अपनी कोर्ट हियरिंग में सारे देश की मीडिया की अटेंशन मिल रही होती है। टॉमी रोजी से कहता है कि ये सारे इटालियन गैंगस्टर्स चोर हैं जिन्होंने गरीब और मजबूर लोगों से बेहद पैसा लूटा है। एक दिन टॉमी अपने फादर की फ्लावर शॉप पे जाता है, जिसे उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर और छोटा भाई चलाते हैं और वो अपने छोटे भाई से बात करने लगता है, पर तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि वो हमेशा लड़ाई या कोई क्राइम कमिट करके जेल जाता रहता है और उसके फादर ने मरने से पहले बेहद मुश्किल से लोगों से उधार लेके ये फ्लावर शॉप बनाई थी और वो नहीं चाहता कि टॉमी अपने छोटे भाई को भी बिगाड़ दे और उन्हें इस शॉप को बंद करना पड़े। टॉमी और रोजी उस कॉल सेंटर में काफी मेहनत से काम करने लगते हैं, पर वो अपना पूरा दिन वहां स्पेंड करके भी ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे होते। और एक दिन वॉशरूम में टॉमी न्यूज़पेपर में जॉन गॉटी के कोर्ट ट्रायल के बारे में पढ़ता है। वो ट्रायल और कोर्ट रूम मीडिया और पब्लिक के लिए ओपन होता है, जिसे कोई भी अटेंड कर सकता है। और टॉमी काम से हाफ डे लेके कोर्ट में जॉन गॉटी के ट्रायल में जाता है। वहाँ जॉन के खिलाफ सरकारी गवाह बन चुका एक सैमी नाम का गैंगस्टर कोर्ट में बताता है कि कैसे जॉन के ऑर्डर्स पे वो मर्डर्स करवाता था। सैमी ओपनली ये भी कबूल करता है कि उन सबको पता था कि एफबीआई और पुलिस वाले हमेशा उनकी कॉल सुनते रहते हैं और उन पे नजर रखते हैं, इसीलिए वो लोग कभी अपने किसी बार और क्लब में कभी हथियार नहीं रखते ताकि पुलिस कभी उनके किसी आदमी को हथियार के साथ अरेस्ट ना कर पाए। सैमी अपने एक क्लब का एड्रेस भी मेंशन करता है जो टॉमी अपनी डायरी में नोट कर लेता है। वो क्लब टॉमी और रोजी के घर से कुछ ही दूर होता है, इसीलिए टॉमी खुद एक एड्रेस पता करने के बहाने उस क्लब के अंदर जाता है और नोटिस करता है कि उस क्लब में कोई भी इटालियन मॉबस्टर गन नहीं रखता और क्लब के अंदर मोस्टली गैंगस्टर्स गोल्ड पहनते हैं और कैश के साथ आपस में गैम्बलिंग करते हैं। टॉमी को अपने बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जब इटालियन गैंगस्टर्स उसके फादर से वसूली करने आया करते थे और कई बार पैसे ना दे पाने की वजह से वो उसके फादर को पब्लिकली मारा करते थे। और अब टॉमी अपनी बचपन की उस जिल्लत का बदला लेने का सोचता है। टॉमी एक सब मशीन गन खरीद कर रोजी से कहता है कि वो उन गैंगस्टर्स के क्लब हाउस को लूटने वाला है, जिसे सुन के रोजी चौंक जाती है और उससे अपना प्लान ड्रॉप करने को कहती है क्योंकि इटालियन माफिया से चोरी करना बेहद रिस्की हो सकता है और किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया होता।
टॉमी उसे कन्विंस करता है कि उस क्लब में कभी कोई हथियार नहीं होते और ये एक बेहद इजी रॉबरी होगी और माफिया वाले शर्म के और ब्लैक मनी होने की वजह से कभी इस चोरी की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। और रोजी उसकी बात से कन्विंस होकर उसे सब मशीन गन लोड करना और चलाना सिखाती है। अगले दिन वो दोनों उस क्लब हाउस की रेकी करते हैं जहाँ रोजी इस रॉबरी के लिए बेहद नर्वस होती है, पर टॉमी उसे कन्विंस करता है कि वो इजीली इस चोरी को अंजाम दे सकता है और वो वेपन के साथ उस क्लब के अंदर जाता है और रोजी कार स्टार्ट करके बाहर उसका वेट करने लगती है। वो एक हुडी से अपना सर ढककर और सन ग्लासेस लगा के अंदर जाता है और अपनी सब मशीन गन दिखा के सभी गैंगस्टर्स को डराने लगता है और उनसे उनका गोल्ड और कैश मांगता है। पर वो लोग टॉमी से नहीं डरते, बल्कि उन्हें लगता है कि टॉमी उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिस पे टॉमी गन से हवा में अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। इटालियन गैंगस्टर्स अब टॉमी को सीरियसली लेने लगते हैं और अपनी गोल्ड रिंग्स, वॉचेस और कैश के रोल्स उसे दे देते हैं, पर वो टॉमी को वार्न करते हैं कि वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे, जिसपे टॉमी फिर से फायरिंग करता है और उन सबको नीचे जमीन पे लेटने को कहता है और सारे वैल्यूएबल आइटम्स लेके वहां से बाहर आ जाता है और रोजी उसे लेके वहां से भाग निकलती है। घर आके वो दोनों अपनी लूट चेक करते हैं, जिसमें काफी सारा कैश और गोल्ड की चीजें होती हैं, जिसे देख के वो बेहद खुश होते हैं क्योंकि अब वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकेंगे। उधर इस चोरी से इटालियन माफिया का गैंग लीडर सैल अपने आदमियों से बेहद नाराज होता है और पूछता है कि वो रॉबर कौन था और इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे क्लब हाउस में घुस के चोरी कर गया, पर उसके आदमियों को इसका कोई आइडिया नहीं होता। इसके बाद सैल अपने बॉस और गजालो क्राइम फैमिली के लीडर बिग एल से मिलने जाता है और उसे अपने क्लब में हुई इस चोरी के बारे में बताता है। सभी इटालियन क्राइम फैमिलीज की तरह बिग एल के घर पे भी FBI के लोगों ने बग्स लगाए होते हैं और वो सैल से कोड वर्ड में कहता है कि अपने आदमियों को उस रॉबर को ढूंढने को कहो, पर उसे जान से नहीं मारना है क्योंकि जॉन गॉटी के ट्रायल और मीडिया की वजह से सभी इटालियन गैंग्स पे पुलिस की नजर है और इस वक्त हम कोई मर्डर केस अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर टॉमी और रोजी एक ज्वेलर को लूटी हुई गोल्ड की चीजें बेचने जाते हैं, पर उनकी बातों से ज्वेलर समझ जाता है कि ये सामान चोरी का है और वो उसे नहीं खरीदता। डिसअपॉइंटेड और गुस्सा होके वो दोनों वापस आने लगते हैं जब टॉमी गुस्से में गन निकाल लेता है और रोजी को एक और क्लब के बाहर अपनी कार रोकने को बोलता है। टॉमी फिर से कैप और सनग्लासेस पहन के क्लब के अंदर जाता है जहाँ सारे इटालियन गैंगस्टर्स एक मैच देख रहे होते हैं और वो फायरिंग करके उन सबको लूटने लगता है। इस क्लब पे FBI की एक टीम नजर रख रही होती है जिन्होंने क्लब के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग बग लगाया होता है और टॉमी की चलाई हुई गोलियों की आवाज से FBI वाले अलर्ट हो जाते हैं। टॉमी पिछली बार की ही तरह उन सब से गन पॉइंट पे उनके वॉलेट्स और वॉचेस छीन लेता है और इस बार वो इटालियन गैंगस्टर्स को ह्यूमिलिएट करने के लिए उनके पैसों के साथ उनके कपड़े भी छीन लेता है और बाहर बैठे FBI वालों को यकीन नहीं होता कि कोई इटालियंस के क्लब में घुस के उनसे पैसे चुरा रहा है। और जब टॉमी चोरी करके बाहर आता है और रोजी के साथ भाग रहा होता है, तब उसके पीछे अपने अंडरगारमेंट्स में वो गैंगस्टर्स भी बाहर आते हैं और FBI का वो एजेंट फ्रैंक उन सबकी फोटोज भी क्लिक करता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इटालियन माफिया को ऐसे इंसल्ट नहीं किया होता। और फ्रैंक भागते हुए टॉमी और रोजी की भी कुछ ब्लर पिक्चर्स क्लिक करता है। घर पे दोनों फिर से लूटा हुआ कैश इकट्ठा करते हैं जो इस बार पहले से काफी ज्यादा होता है और अब टॉमी और रोजी इन रॉबरी से कंफर्टेबल होने लगते हैं, पर वो इतना पैसा आ जाने के बाद भी अपनी जॉब्स नहीं छोड़ते ताकि किसी को उन दोनों पे डाउट ना हो। एजेंट फ्रैंक एक जेरी नाम के क्राइम रिपोर्टर को इन रॉबरीज की न्यूज देता है और जेरी इटालियन गैंगस्टर्स की वो अंडरवेयर वाली एक फोटो के साथ अगले दिन न्यूज़पेपर में एक कॉलम प्रिंट कर देता है जिसमें एक अननोन कपल का जिक्र होता है जो इटालियन माफिया के सोशल क्लब्स को निशाना बना रहे हैं। उधर टॉमी फिर से जॉन गॉटी के ट्रायल को देखने कोर्ट जाता है जहां उसे एक और क्लब का नाम पता चलता है जहां इटालियन गैंगस्टर्स आते जाते हैं और टॉमी रात को उस क्लब को लूटने पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि उस क्लब में सिर्फ 3 बूढ़े गैंगस्टर्स बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं और टॉमी उन्हीं को लूटने का मन बना लेता है। वो तीनों टॉमी से कोई बहस नहीं करते और टेबल पे पड़ा सारा कैश उसे दे देते हैं और टॉमी उनके वॉलेट्स भी छीन लेता है और एक जोई डी नाम का आदमी उससे अपना वॉलेट वापस मांगता है और कहता है कि ये वॉलेट उसकी बीवी की आखिरी निशानी है और वो टॉमी और उसकी गन से बिना डरे उससे पंचेस मारने लगता है और टॉमी उस क्लब से बाहर भाग जाता है और रोजी जल्दी से वहाँ से कार भगा लेती है। घर आके वो दोनों बेहद डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि इस बार उन्हें कुछ $200 ही मिल पाए, पर टॉमी देखता है कि
जोई डी नाम के उस बूढ़े आदमी के वॉलेट में एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में गजालो क्राइम फैमिली की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, एड्रेसेस और फोन नंबर्स होते हैं, जिसमें टॉप में बिग एल से लेके नीचे के फुट सोल्जर्स तक का जिक्र होता है। और इस लिस्ट के साथ एफबीआई वाले पूरी गजालो फैमिली के ऊपर रिको का केस लगा सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट के स्ट्रक्चर से ये प्रूव होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम फैमिली का फ्लो चार्ट है। अगले दिन न्यूज़पेपर में रॉबरीज की वो न्यूज छप जाती है और सारे न्यूयॉर्क और अमेरिका के लोग हेडलाइंस पढ़ के इटालियन माफिया पे हंसने लगते हैं, क्योंकि एक कपल उन्हें मल्टीपल टाइम्स लूट चुका होता है। टॉमी और रोजी भी ये न्यूज पढ़ के शॉक होते हैं, जिस आर्टिकल में उनका नाम तो नहीं होता, पर उन्हें पता होता है कि इन रॉबरीज के बारे में अब सबको पता चल चुका है। सैल भी न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल पढ़ के अपने आदमियों को सुनाता है और उन्हें गालियां देता है, क्योंकि इस न्यूज की वजह से लोग उस कपल को अमेरिका के फेमस रॉबर कपल बॉनी और क्लाइड से कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें हीरोज का दर्जा मिल रहा है, क्योंकि वो दोनों सिर्फ इटालियन क्रिमिनल्स को ही लूट रहे हैं। टॉमी रोजी से कहता है कि न्यूज में आने की वजह से वो इटालियन माफिया के हाथों एक्सपोज हो सकते हैं और वो अपनी जान की एश्योरेंस के लिए क्लब में फोन करके एक गैंगस्टर को बता देता है कि उनके पास वो लिस्ट है, और वो उन्हें वार्न भी करता है कि अगर कोई कभी उनके पीछे उन्हें मारने आया तो वो ये लिस्ट एफबीआई को दे देंगे। रोजी भी लिस्ट में से बिग एल के घर का नंबर निकाल के उसे फोन करती है और कहती है कि अपने सभी आदमियों को कह दो कि हमें ढूंढना बंद कर दे, वरना हम इस लिस्ट को पब्लिक कर देंगे। और वो तुरंत सैल को अपने घर बुलाता है और बेहद नाराज होकर पूछता है कि उनके हाथों में ये लिस्ट कैसे आ गई। और सैल उससे समझाता है कि ये लिस्ट इसलिए बनाई गई थी कि अगर गैंग का कोई आदमी कभी अरेस्ट हो जाए तो वो लिस्ट में अपने ऊपर के नाम को कॉल करके बेल भरने के लिए बुला सके, ताकि पुलिस को कभी सारे गैंग मेंबर्स का एक सही फिगर ना मिल पाए। और ये लिस्ट जोई डी के पास इसलिए रखी गई थी क्योंकि एफबीआई कभी बूढ़े गैंग मेंबर्स पे ज्यादा शक नहीं करती। बिग एल कहता है कि इन रॉबरीज और न्यूज़पेपर आर्टिकल से हमारा पहले ही बेहद मजाक बन चुका है और अब हमें जल्द ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और वो उसे रात को पूरे गैंग की एक मीटिंग बुलाने को कहता है। रात को बिग एल गजालो फैमिली के अपने सभी गैंग मेंबर्स से मिलता है और टॉमी और रोजी को ढूंढ के मारने के ऑर्डर्स देता है, क्योंकि उनकी लिस्ट वाली धमकी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो नोटिस करता है कि जोई डी नाम का वो बूढ़ा गैंग मेंबर मीटिंग में नहीं आया है, और अगले दिन एफबीआई एजेंट्स उसे बताते हैं कि जोई डी को अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो एफबीआई का गवाह बन गया है और गैम्बिनो फैमिली के बाद अब एफबीआई गजालो फैमिली को जेल भेजने वाली है। पर बिग एल उनकी धमकियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि एफबीआई के पास अगर सच में वो लिस्ट होती तो वो उसे अब तक अरेस्ट कर चुके होते। रोजी उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के राइटर जेरी को कॉल करती है और कहती है कि उसने सिर्फ एक चोरी के बारे में लिखा है, पर हम दोनों ने मल्टीपल बार उन इटालियंस को लूटा है। और जेरी रोजी को अपनी कंप्लीट स्टोरी सुनाने के लिए एक मीटिंग रखने को कहता है। रोजी काफी हेजिटेट करती है, पर जेरी प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उनका नाम मेंशन नहीं करेगा और उसे बस इस स्टोरी का सच जानना है, और वो उससे मिलने के लिए मान जाती है। रोजी जब जेरी से मिलती है तब टॉमी भी वहां आ जाता है और काफी रेजिस्ट करने के बाद रोजी उसे भी अपनी कहानी शेयर करने के लिए मना लेती है। जेरी इस बार काफी डिटेल्स के साथ एक दूसरा आर्टिकल भी पब्लिश करता है और इस न्यूज से इटालियन माफिया की और इंसल्ट होती है, पर अब टॉमी और रोजी के ऊपर काफी अटेंशन आने लगती है। और रोजी और टॉमी का बॉस, जो समझ चुका होता है कि इन रॉबरीज के पीछे यही दोनों हैं, उन्हें केयरफुल रहने के लिए वार्न करता है। टॉमी अपनी रॉबरी से कमाए हुए पैसे अपने छोटे भाई को देता है और उसे बताता है कि वो रोजी से शादी करने का सोच रहा है, पर तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और वो पैसे उसे वापस देके शॉप से बाहर निकाल देती है। टॉमी रोजी से कहता है कि अब वो ये शहर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना चाहता है और उनके पास अब काफी पैसे हैं, जिससे वो एक नए शहर में अपनी एक फ्लावर शॉप खोलेंगे। और वो रोजी को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और वो उसे हाँ बोल देती है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो क्रिसमस के दिन शादी करेंगे। फोन टैपिंग से एफबीआई वालों को भी अब तक उस लिस्ट के बारे में पता चल चुका होता है, और एक दिन जब टॉमी और रोजी अपने घर से बाहर होते हैं तब एफबीआई वाले उनके घर में घुस के उस लिस्ट की एक कॉपी बना लेते हैं, और उसी लिस्ट और जोई डी की गवाही के दम पे वो बिग एल को रिको चार्जेस में उसके घर से अरेस्ट कर लेते हैं। जेरी को एजेंट फ्रैंक से पता चलता है कि एफबीआई टॉमी और रोजी को लिस्ट के बदले में कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करने वाली, क्योंकि उनकी नजर में वो दोनों बस आम चोर हैं और उन्होंने एफबीआई की कोई हेल्प नहीं करी। पर जेरी इस बात के लिए फ्रैंक पे बेहद गुस्सा होता है, क्योंकि उनकी लिस्ट के बिना वो कभी भी बिग एल तक नहीं पहुंच पाते। उधर सैल अपने क्लब के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पे टॉमी और रोजी को उनकी गिरे कार में देखता है, जिस कार का कलर और मॉडल उस कपल के बारे में छपे न्यूज़पेपर आर्टिकल से मैच हो रहा होता है, और उन्हें फॉलो करके वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वो दोनों उनके क्लब से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे रह रहे होते हैं। और वो क्लब जाके अपने सभी आदमियों को उन दोनों के बारे में बता देता है।
जेरी को पता होता है कि अब इटालियन माफिया के लोग उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे और वो टॉमी और रोजी को मेक्सिको की 2 टिकट्स देके देश छोड़ने को कहता है, पर वो दोनों उसका किसी भी तरह का फेवर लेने से मना कर देते हैं और कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक फेयर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और सारी शहर की क्रिसमस डेकोरेशन भी देखते हैं, पर उन्हें रियलाइज नहीं होता कि इस सारी जर्नी में उन्हें कोई फॉलो कर रहा था। जैसे ही टॉमी और रोजी मैनहट्टन के एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, उन पे फायरिंग शुरू हो जाती है और एक दूसरे के साथ ही वो दोनों मारे जाते हैं और उनकी कार बुलेट होल्स के साथ वहीं रुक जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें उनके पूरे नाम के साथ उनकी रियल पिक्चर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि साल 1992 के क्रिसमस ईव पे उन दोनों का मर्डर कर दिया गया था और उनकी उस लिस्ट के थ्रू कई इटालियन क्राइम फैमिलीज के करीब 20 लोगों को जेल जाना पड़ा, जिस बात का क्रेडिट उन दोनों को FBI ने कभी नहीं दिया। ऐसी ही एक और इटालियन माफिया की ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।